Okay, dear students, now I go to another macroeconomics. Again हम माइक्रोइकोनॉमिक्स में मजीद इसको डिटेल करते हैं. हमने लास्ट टाइम लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को डिस्कस किया था. उसमें कुछ पॉइंट्स रिमाइंडर रह गए थे जिनको डिस्कस करना जरूरी था और उसको बताना जरूरी था क्योंकि वो उसके बगैर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी. लेट्स सपोज एक कमोडिटी है. देखिए असल में बात ये थी कि डायमंड, वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या था. वाटर डायमंड पैराडॉक्स ये था कि वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल था और जो डायमंड था वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल था. ठीक है, तो जब मुश्किल से अवेलेबल था तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, उसकी वैल्यू ज्यादा थी. और जो चीज आसानी से मिल रही थी यानी जो चीज आपको बड़े आराम से मिल रही थी, मुहैया हो रही थी, तो उसमें कोई भी चीज आपको उसकी वैल्यू या उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर रही थी. वाटर की आप देखें प्राइस कितनी कम होती है. अच्छा, ये इनिशियल कंसेप्ट था कि जितने यूनिट ऑफ लेबर जिस चीज को निकालने में लगेंगे, यूनिट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, जितने यूनिट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होंगे उतनी उसकी वैल्यू होगी या उसकी प्राइस होगी. ठीक है, वैल्यू और प्राइस. बेसिकली इस थ्योरी का जो सिंपल सिस्टम था वो ये कहते थे कि जब किसी काम को करने के लिए मजदूरों की तादाद ज्यादा होगी या मजदूर तबका ज्यादा उसमें शामिल होगा, ज्यादा हमें मैन पावर या यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज की जरूरत होगी, तो वो ये कहते थे कि इसकी वजह से प्राइस कीमत जो है वो बढ़ती है किसी भी चीज की. ठीक है, मगर जब उसको मजीद स्टडी किया गया तो पता चला कि यार एक मशीन है, वो मशीन भी आती है तो वो भी कैपिटल कॉस्ट है. जब वो कैपिटल कॉस्ट है तो वो भी एक प्राइस को बढ़ाने का जरिया बनती है. फिर जो कैपिटल कॉस्ट है वो इंटर रिलेशन करती है मजदूरों के तबके के साथ, मजदूर तबके के साथ बड़ा उनका इंटर रिलेशन होता है. क्योंकि अगर हम कोई मशीन से कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमें लाजमी तौर पर वहां कोई ना कोई लेबर फोर्स चाहिए होगी जो उस मशीन को ऑपरेशन करे. ठीक है, तो जब हम कैपिटल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक हम उसका ये जो एस्टिमेशन है मजदूरों की एस्टिमेशन ये भी हम करेंगे कि इसको चलाने के लिए 12 मजदूर चाहिए होंगे या 15 मजदूर चाहिए होंगे. ये मशीन 15 मजदूरों से चलेगी तो हम जो उसका कैपिटल कॉस्ट लगा रहे होंगे वो कैपिटल कॉस्ट हमारी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी लेबर की वैल्यू कहलाएगी. ठीक है, उतने यूनिट ऑफ लेबर हम उसमें इंक्रीज करेंगे. फिर इसके अंदर मजीद चीजें आई जैसे बिल्डिंग का रेंट देता है कुछ शख्स, तो बिल्डिंग का रेंट देता है तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का जो रेंट है ये आपका प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि रेंट आपका जब प्राइस आएगी प्राइस का रिजल्ट होगा ना कि वो प्राइस बढ़ने की वजह होगा. ठीक है, ये इनिशियल कंसेप्ट से कि जी आपका अगर रेंट बढ़ रहा है, ठीक है, आपको पता है कि जी मेरा रेंट बढ़ेगा तो अगले महीने बढ़ेगा, लेकिन जब ये अगला लास्ट मंथ आपने किया है उस लास्ट मंथ के अंदर जो प्रोडक्शन की है उस प्रोडक्शन के ऊपर लैंड का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. फिर जब प्राइस आपकी जो है वो जब आपका रेंट अब प्राइस आ जाएगी जो मार्केट से बेच कर चीज रेवेन्यू जनरेट कर लोगे उस रेवेन्यू से आप अगला रेंट पे करोगे जो बड़ा रेंट होगा, जो बढ़ा हुआ रेंट होगा. तो उसके बाद आप जो प्राइस डिटरमाइन करोगे वो डिटरमाइन होगी. मगर वही कहते थे इनिशियली उनका कंसेप्ट ये था कि प्राइस जो है वो बेसिक वजह नहीं है किसी कीमत को बढ़ाने की, बल्कि वो ये कहते थे कि रेंट जो है वो वजह नहीं है बेसिक, वो सिर्फ उसका रिजल्ट है जो आपकी प्राइस आ रही है. जो आपके पास प्राइस आ रही है, जो आपके पास रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न का रिजल्ट है. ठीक है, ये उनका कंसेप्ट था. फिर इसके अंदर मजीद एलिब्रेशन में थोड़ा और बढ़ाया गया इसको. इसमें कहा गया कि जी मशीन के अंदर जो है, मशीन अगर यूज कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, ठीक है, उस मशीन के अंदर जो है लेबर फोर्स कितनी इस्तेमाल हो रही है, ये तमाम चीजें हमारा कैपिटल गुड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड में आ रहा है. ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. ठीक है जी, हमारी ये जो चीजें हैं ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स में आ रही है. हमने अगर मशीनरी की कॉस्ट लगाई है तो हमने ऑलमोस्ट उसके साथ इस चीज को एंगेज किया है कि इतने यूनिट ऑफ लेबर इस मशीन को चलाने के लिए चाहिए होंगे, यूनिट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होंगे इस मशीन को चलाने के लिए. तो जब उस मशीन को चलाने के लिए हम लेबर ऑफ यूनिट को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक्चुअल प्राइस आएगी जो हमारी प्राइस इसका डिटरमिन होगा. ठीक है, जो हमारी इस पूरे सिनेरियो का डिटरमिन जो है वो प्राइस होगा. ठीक है, वही प्राइस की डिस्कशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं. ये प्राइस ही था, प्राइस ही को आगे ही लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं प्राइस को. ठीक है, प्राइस जो है इन तमाम चीजों की जो कॉस्ट होगी, इन तमाम कॉस्ट का खमियाजा जो है वो प्राइस बनेगी.
इन सबका जो भी रिजल्ट बनेगी ये रिजल्ट बनेगी प्राइस। ठीक है, अब अगर इसमें हमने कहीं रेंट पे करना है, लेट्स सपोज हमने एक बिल्डिंग रेंट लेना है, ठीक है, बिल्डिंग रेंट पे करना है, रेंट पे, ठीक है। अगर हमने बिल्डिंग रेंट देना है तो ऑलमोस्ट हमारे पास जब ये प्राइस आएगी, जब ये प्राइस हमारे पास वापस आएगी, ठीक है, ये प्राइस हमारे पास जब वापस आएगी तो ऑलमोस्ट हम इस प्राइस से इसका रेंट अदा करेंगे, इसका रेंट पे करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग ये बात थी कि रेंट जो है वो रिजल्ट ऑफ प्राइस है, ठीक है, वो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट ऑफ प्राइस है, ना कि कॉज ऑफ प्राइस है। रिजल्ट ऑफ प्राइस है, ना कि कॉज ऑफ प्राइस है। ये एक एग्जाम्प्टेड था। तो उसके बाद उन्होंने मजीद इसके ऊपर ये कहा कि अगर चले हम मान लेते हैं कि लेबर जो है उसी के पास जो है वो उसके पास इख्तियार है और वो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, या वो इकोनॉमी जैसे हमने यहाँ कहा कि लेबर की जितनी लेबर यूनिट ऑफ लेबर लगेगी और उतनी प्रोडक्टिव होगा, तो उन्होंने कहा जब वो प्रोडक्टिव है तो फिर ये जो फ्यूडल्स हैं आपके, और जो फ्यूडल्स और कैपिटलिस्ट हैं, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट। फ्यूडल कौन होते हैं? फ्यूडल आपको कहना चाहिए कि व्यापारी जो कि आपका व्यापार संभालते हैं, ठीक है, जो सामान संभालते हैं। और फ्यूडल बेसिकली गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं आप, गवर्नमेंट लेवल पर भी बात कर सकते हैं, तो हम फ्यूडल की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? कैपिटलिस्ट जिसने सरमाया लगाया होता है, तो सरमायादार जो है वो क्यों लेकर जाता है? जब अगर सारा काम मजदूर कर रहा है, वैल्यू मजदूर लगा रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, जो उसका प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट को जो है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो प्रॉफिट है उसको अर्न करके ये क्यों लेकर जा रहा है, इसके बाद क्यों जा रहा है? जब अगर लेबर सारा का सारा कुछ कर रहा है, जब लेबर की पूरी लेबर का यूनिट ऑफ लेबर जब सबको डिसाइड कर रहा है, तो ये क्यों अपने पास प्रॉफिट लेकर जा रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। ये सिस्टम था लेबर थ्योरी का। लेबर थ्योरी जो है, लेबर थ्योरी का ये प्रॉब्लम था कि वो ये कहते थे कि सारा का सारा काम जो लेबर, जहां जितना ज्यादा लेबर लगेगी उतनी उस चीज की वैल्यू होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसमें मजीद चेंजेस आएंगे, हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें हम मॉड्यूलस कंसेप्ट पर आएंगे, तो मॉड्यूलस कंसेप्ट को समझाएंगे कि वो क्या कहता था, उसकी क्या कंडीशन थी। ठीक है जी, तो हमारे पास इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमने इसको समझ लिया कि ये हमारा क्या है। हमने मशीन लगाई, मशीन के ऊपर हमने लेबर लगाया, लेबर जो लगाया तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हो गई। हमने गुड्स किया था, जब हमने वो मशीन खरीदी है तो हमने उसके साथ लेबर की कॉस्ट लगाई थी, तो लेबर ऑटोमेटिक हमारी मशीन से साथ यूनाइट करेगा। और फिर हमने कितने यूनिट ऑफ लेबर लगाने हैं मशीन को चलाने के लिए, वो हमने उसके अंदर कॉस्ट किया हुआ है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हो गया प्राइस। ठीक है, जब प्राइस उसका रिजल्ट हो गया तो फिर बिल्डिंग रेंट पे, अगर हमने बिल्डिंग का रेंट पे करना है तो जब प्राइस आपकी रिटर्न आएगी तो आप बिल्डिंग का रेंट पे करेंगे। बिल्डिंग का रेंट आप उसको पे नहीं करेंगे जब आप प्राइस बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, जब आप उसकी बिल्ड कर रहे होंगे प्राइस, ये उसका एक जैसे कहते हैं क्लासिकल कंसेप्ट है, इसको हम क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट था अबाउट प्राइस, क्लासिकल कंसेप्ट था अबाउट प्राइस। ठीक है, इसके अंदर मजीद चीजें बढ़ती चली जाएंगी, हम इसको मजीद आगे जब एलिब्रेट करेंगे प्राइस के लेवल पे तो बहुत ज्यादा चीजें खुलती चली जाएंगी। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद उसने ये कहा कि सारा कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कॉस्ट है। ये पूरी सिस्टम जो है ये पूरा कॉस्ट से रिलेटेड डील करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं एक मान लेता हूं कि जो वैल्यू ऑफ लेबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो जब लेबर वो काम कर रहा है तो वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट फ्यूडल्स और कैपिटलिस्ट क्यों लेकर जा रहे हैं? ये एक नई कॉन्ट्रोवर्सी है, एक नया तनाजा आया इसी थ्योरी के ऊपर, इसी थ्योरी के जमन में। क्योंकि जब आपके पास वो जो आपकी जैसे कहना चाहिए जो काम करने वाले, जो इदारे जो चलाने वाले लोग हैं वो, और कैपिटलिस्ट यानी जो सरमायादार हैं, वो क्यों उसको लेकर जा रहे हैं? मजदूर के पास क्यों नहीं पैसा आ रहा? क्योंकि अगर वो मजदूर की वैल्यू से ही हो रहा था कुछ, मजदूर को लगाने की वजह से चीज की वैल्यू बढ़ रही है, तो पैसा तो मजदूर के पास आना चाहिए। यदि डायमंड बिके, अगर एक डायमंड बिक रहा है तो डायमंड को पैसा मजदूर के पास आना चाहिए, लेकिन वो पैसा तो कैपिटलिस्ट और फ्यूडल्स के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, ये सारा सिलसिला होता है। इस तरह से ये लेबर थ्योरी जो है वो एग्जाम्प्टेड हुई, उसको जो है खत्म किया गया।
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन यानी हम किसी चीज को दोबारा, जिसका रिपीटिंग हुई है, उसको दोबारा पढ़ा गया, फिर ये वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिनल कंसेप्ट बना। मार्जिनल क्या कहता है कि लेट सपोज 20 चीजें बनी, ठीक है, 20 गुड्स प्रिपेयर्ड, 20 गुड्स, अच्छा 20 गुड्स प्रिपेयर्ड। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि अगर हमारे पास 20 चीजें बनी है, जब तक वो 20 चीजें मार्केट में से बिक नहीं जाएंगी, लास्ट आइटम तक बिक नहीं जाएंगी, यानी जीरो हो जाएगा, फर्स्ट आइटम से लेकर लास्ट आइटम तक जब उसका सेल नहीं हो जाएगा, सेलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं होगी। ठीक है, ये मार्जिनल का कंसेप्ट था। मार्जिनल ये कहता था कि जब लास्ट आइटम बिकने तक के किसी भी चीज की आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते, किसी चीज को वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि जब तक वो लास्ट आइटम नहीं बिक जाएगा तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि डेयरी फार्म है, वो क्या करता है, वो 10 kg मिल्क प्रिपेयर करता है, लेकिन इलाके की नीड 40 kg है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इस कंडीशन से कि उसके पास जो आखिरी यूनिट ऑफ मिल्क जब वो बेच रहा होगा, यानी आखिरी यूनिट ऑफ मिल्क या आखिरी केजी ऑफ मिल्क जो बेच रहा होगा, उस मिल्क के अंदर जब वो सेलिंग कर रहा होगा उसको वैल्यू डिटरमाइन करके बेचेगा। वो क्या करेगा, उसको 20 रुपए की जगह 40 रुपए में बेचेगा जो आखिरी यूनिट बेच रहा होगा, तो उसकी वैल्यू थोड़ी हाई हो जाएगी। ये मार्जिनल कंसेप्ट था कि मार्जिनल कहता था, मार्जिनल का जो बेसिक कंसेप्ट था वो ये कहता था कि जब तक आखिरी यूनिट आपकी इकोनॉमी में मौजूद है किसी भी गुड्स का, तो वो वैल्यूएशन में काउंट नहीं करता था। वो से कहता था कि वैल्यूएशन में नहीं है। ये इसमें कुछ तनाज़ात मौजूद है, इसको हम मजीद डिटेल में लेकर जाएंगे, इसको मजीद इसको डिटेल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमारा ये जो है उसको मजीद डिटेल लेकर देंगे, इसको मजीद डिटेल में लेंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये खुलता चला जाएगा। इसके साथ और कई चीजें हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट के बाद मार्जिनल, उसके ऊपर बात करेंगे मार्जिनल। सिंपल है, मार्जिनल का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जब तक आपका लास्ट आइटम बिक नहीं जाता या सोल्ड नहीं हो जाता, तब तक आप इस चीज के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे और आपके पास आप इसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। आप उस वक्त तक इसकी वैल्यूएशन नहीं क्रिएट कर सकते या इसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते, नहीं बना सकते आप उसको, जब तक आपका लास्ट आइटम सोल्ड ना हो जाए। लास्ट आइटम तक आप उसको सोल्ड ना करें, लास्ट आइटम सोल्ड ना हो जाए आपका इकोनॉमी में, ठीक है, तब तक आप उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते।